बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नेशनल इश्यूज़ के साथ मैं हूं सबा तारिक और मैं हूं उमर हुसैन चौधरी। आज के इस प्रोग्राम का हमारा टॉपिक है हकूक़े निस्वा। इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो ऐसी ख़वातीन तशरीफ़ रखती हैं जिन्होंने हकूक़े निस्वा के ऊपर बहुत गहरी नज़र रखी है और अपने अपने अदारे और अपने अपने शोबे के अंदर रह के औरतों के लिए बहुत सी खिदमात सर अंजाम दिए हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं खातून मोहतसिब पंजाब की चेयरपर्सन फ़रकंदा वसीम अफजल और दूसरी जानिब हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं पंजाब कमीशन बराए ख़वातीन की चेयरपर्सन फौजिया वकार। जी फौजिया वकार, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि 2014 में जब इस अदारे की बुनियाद रखी तो आप मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में इस अदारे को किस तरह देखती हैं? इस कमीशन का जो क़याम हुआ था वो एक बाकायदा कानून के तहत हुआ था और कानून बहुत वाज़ेह करता है कि इस कमीशन का मकसद क्या है। ये कमीशन और इस तरह के और भी कई इदारे जब 18वीं तरमीम हुई तो उसके बाद फिर बहुत सारे सोशल सब्जेक्ट्स डिवॉल्व हुए प्रोविंसेस को और उस डेवोल्यूशन के स्पिरिट के तहत रखे गए कि वुमेंस डेवलपमेंट भी एक ऐसा शोबा समझा गया या एक सेक्टर समझा गया जो कि प्रोविंसेस खुद करेंगे, सूबे खुद उसको देखेंगे। तो जब ये डिवॉल्व हुआ तो इसका कानून भी नेशनल कमीशन एक ऑलरेडी बना हुआ था, उससे मिलता जुलता ही यहाँ पे भी पास हुआ और कानून कहता है कि ये इदारा जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद है उस पर एक नज़र रखेगा, जिस तरह आपने ज़िक्र किया। जो कवानीन हैं और पॉलिसियाँ हैं और कोई भी ऐसे इक़दामात हैं, सर्विसेज भी हैं, उनको देखेगा ये जानने के लिए कि क्या इनमें औरतों के ख़िलाफ़ कोई तफरीक तो नहीं की गई और अगर है तो उसके लिए सिफारिशात पेश करेगा टू रिमूव दोज़। और तीसरा इसका काम यह है कि वो इदारे जहाँ पे ख़वातीन रहती हैं, जिस तरह के जेल हैं या दारुल अमान हैं, उनका बाकायदा जायज़ा लेके तो ये देखेगा कि उनको बेहतर कैसे बनाया जाएगा। ख़वातीन में रोज़ के तकरीबन आपके पास कितने केसेस आते हैं, कितने केसेस रजिस्टर्ड होते हैं और उनमें से कितने ऐसे हैं जिनका आप हल निकालते हैं उनके मसलों का? देखिए, ये एक इदारा जो है ये एक वॉच डॉग बॉडी जिसे कहते हैं ना, ये सुपरविजन का इदारा है। ख़वातीन के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए बहुत सारे इदारे बने हुए हैं, जिस तरह क्योंकि खातून भी एक शहरी है ना, तो उसका शहरी होने के नाते उसके हकूक़ हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे अगर ख़ातून के ऊपर तशद्दुद हुआ है तो पुलिस का फ़र्ज़ है कि वो उसकी मदद करे। हाँ, अगर पुलिस अपना फ़र्ज़ नहीं पूरा करती तो फिर हमारा इदारा जो है वो पुलिस से पूछताछ करता है कि आपने ख़ातून की मदद क्यों नहीं की। या सिमिलरली इसी तरीके से अगर मुलाजमत की जगह पे कोई मसला है, मतलब डायरेक्टली तो केसेस नहीं आपके पास? हमारे पास डायरेक्टली हम इनकरेज नहीं करते कि हमारे पास डायरेक्टली केस आए, क्योंकि हम पूरी हुकूमत का काम नहीं उठा सकते, उसका बेड़ा नहीं ले सकते। ये काम हुकूमत का के बाकी इदारों का है। हाँ, अगर वो काम नहीं करते तो हम उनको देखते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ डायरेक्टली केसेस आ जाते हैं। जिस तरह के हमारी पंजाब गवर्नमेंट की एक हेल्पलाइन है जो हमारा इदारा रन करता है, जिसे पंजाब वुमेंस हेल्पलाइन कहते हैं, उसका नंबर है 1043। वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर काफ़ी केसेस आने शुरू हो गए हैं और हर नौयत के केस आते हैं, मगर कुछ ऐसे भी आ जाते हैं कि जी मेरे साथ ज़्यादती हुई है, आप कुछ करें। ऐसी सूरत में हम उनको ये कहते हैं कि आप सबसे पहले तो 15 को फ़ोन करें और अगर वहाँ और उसके बाद पुलिस स्टेशन भी जाएँ, अपनी दरख्वास्त जमा कराएँ। अगर वो नहीं सुनते तो फ़ौरन फिर हमें कॉल करें, फिर उसमें हम डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं। ज़्यादातर कंप्लेंट्स किस चीज़ के लिए आती हैं? अभी हमारी जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं वो उनमें एक तो तशद्दुद, जो औरतों के ख़िलाफ़ जिस्मानी तशद्दुद है, उसकी आती हैं, और दूसरा विरासत में एक हिस्सा ना मिलना जो है ना, वो एक और इशू है जिसकी ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं। नॉर्मली ऐसा होता है ना कि वुमेंस पुलिस के पास जाने से कतराती हैं अपनी कंप्लेन लेके, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता है उनके साथ। तो फिर आप लोग इसके लिए क्या करते हैं कि मतलब आप लोगों ने तो कह दिया ना कि वो पहले वहाँ जाएँ फिर यहाँ आएँ, तो इसके लिए क्या है? जी, वो पहली बात तो ये है कि कुछ चीज़ें सिस्टम में तब्दीली लाने के लिए ज़रूरी हैं और उनमें से एक जैसा पंजाब में हो रहा है कि हर थाने में एक वुमेन हेल्प डेस्क ज़रूर होना चाहिए, जिसके ऊपर अंदर औरत पुलिस ऑफिसर ही बैठी हुई हो। जो नेशनल लेवल पे एक कानून पास हुआ था 2010 में, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। इस जैसे कि पहले फौजिया ने बताया कि ये 2012 में जब डेवोल्यूशन हुई और तरमीम के बाद, तो ये चूँकि सूबों को ये सब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पे फिर 2013 में ये कानून यहाँ भी पास हुआ, पंजाब असम्बली ने पास किया और उसके तहत ये अदारा बना। ये एक स्पेशल लॉ है और अम्बड्स पर्सन जो है यानी मोहतसिब, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक कोज़ायद जुडिशल फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी वो एक जो लोगों की शिकायत है उनके हवाले के लिए काम करता है और एक तरह से जुडिशल नेचर का काम होता है, जिसे कहते हैं कि अपनी जुडिशल नेचर का काम है। तो वो हम करते हैं, शिकायत सुनते हैं और ये अदारा स्पेशली वर्किंग वेमेन को एक हरासमेंट फ्री एनवायरनमेंट देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि लोग जो ख़वातीन जो हैं उनको इकनॉमिक एम्पावरमेंट में थोड़ा सा उनका
उनको बेहतर एक माहौल दिया जा सके। तो अगर आप अपने ऑफिस में बैठी रहेंगी तो आप लोगों को क्या पता कि बाहर किस औरतों के साथ क्या ज्यादती हो रही है, क्या उनको साथ तशद्दुद हो रहा है, आपको किस चीज़ का इल्म कैसे होता है? देखिए, तशद्दुद जो है वो हमारा एक बड़ा, जैसे मैंने कहा, स्पेशल एक लॉ है, और ये इसमें जो कंप्लेनेंट्स हैं वो एम्प्लॉयज़ होनी ज़रूरी हैं, और ये कंप्लेंट्स हम सुनते हैं। हम वैसे, हमारा ये मैंडेट नहीं है कि हम जाके जनरली कोई तशद्दुद को देखें कि ख़वातीन पे क्या तशद्दुद हो रहा है। तो पूरे पंजाब में कहाँ पे आप लोगों का ये इदारा? अभी तो हमारा यही है, लेकिन इस पर पूरा चूँकि पंजाब कवर होता है और हम बहुत इसकी रेगुलरली हम इसको पब्लिसाइज करते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं, टीवी कमर्शल्स भी प्लस अखबार में, और पूरे सूबे में हम अभी तक 12 ज़िले जो हैं कवर कर चुके हैं। हमारी हैरेसमेंट अवेयरनेस कैंपेन चलती है। जाहिर है कि जब कोई अदारा नया होता है या लॉ नया होता है, लोगों को उसके बारे में पता नहीं। कौन कौन से ज़िले आपने अभी कवर किए हैं? अभी हमने साउथ में काफ़ी कर लिए जी, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, काम हो रहा है वहाँ पे, आपका अदारे चल रहे हैं, ऑफिस बने हैं? वो कंप्लेंट्स हमें भेजते हैं, हम लोगों को ये बताते हैं। हमारी बल्कि ऐसे है कि वॉलंटियर्स हायर किए जाते हैं, जो कि चूँकि सारे सरकारी और प्राइवेट अदारों के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इसमें कवर होते हैं कि वो अपनी कंप्लेंट्स या अपने अदारे में इंक्वायरी कमेटी के पास लेके जाएं या हमारे पास लेके जाएं। तो हम उनको ना सिर्फ ये कि उन अदारों को बताते हैं कि आप के लिए ज़रूरी है इस लॉ में कि आप इंक्वायरी कमेटीज़ बनाएं, ताकि हैरेसमेंट की जो कंप्लेंट्स है वहाँ के वहाँ ही सुनी जा सके। और अगर वो समझती हैं ख़वातीन कि उनके खिलाफ हैरेसमेंट हो रही है और वो वहाँ कॉन्फिडेंस फील नहीं करती अपनी इंक्वायरी कमेटीज़ में, तो हमारे पास आ सकती है। लेकिन मैडम, कई केसेस ऐसे रजिस्टर्ड भी होते हैं, उनका फिर फ़ायदा भी कोई नहीं होता, उल्टा औरतों पे इल्ज़ाम लग जाता है और उनको जो है ना जॉब से निकालने की धमकियाँ दी जाती हैं। इस बारे में फिर आपको ये बड़ा अपने इम्पोर्टेंट चीज़ जो है एक सोसाइटी में। पहले हमारा जो कल्चर है, ये हमारे जो जैसे कहते हैं ना सोशल एटीट्यूड जो है या माशरती रवैये जो हैं हमारे, वो इस किस्म के हैं कि ख़वातीन को इतना एक्सेप्ट नहीं किया जाता एज अ वर्किंग एन इक्वल वर्किंग पार्टनर या वर्किंग कॉलीग। तो उनके लिए वो इवन छोटे यानी किस्म के आवाज़ें कसना, गैर अखलाकी रवैया रखना, आवाज़ें कसना, उनको फ्रेंडशिप के लिए मजबूर करना, और अगर वो फ्रेंडशिप ना करें या उनसे इमोरल एक्टिविटी कोई इस तरह की या तवक्को रखना, तो वो पहले तो इस चीज़ को इतना नहीं माइंड किया जाता। इस अदारे के बाद या इस लॉ के आने के बाद एटलीस्ट ये हुआ है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बन गया है। पहले तो इसको लोग ब्रश असाइड कर देते थे कि ये तो इस तरह तो होता ही है जी दफ्तरों में। अब एक ये चीज़ है कि एक अदारा ऐसा फोरम मौजूद है जहाँ पे खवातीन, लोगों में डर है कि कोई ना कोई नजर रखेगा पीछे। जी बिल्कुल। तो एक वो चीज़ देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में पहला कदम जो है, और ये इंशाल्लाह और आगे फैलेगा और बढ़ेगा। जैसे जैसे अवेयरनेस फैलेगी लोग आएंगे आगे और आएंगे। अच्छा मैडम, आप लोग को नहीं लगता कि जिसमें बहुत सी ऐसी कैंपेन्स होती हैं पोलियो में, बर्ड फ्लू के बारे में और डेंगू के बारे में, हम काफ़ी कैंपेन्स चलाई जाती हैं और इख्तियारात वगैरह दिए जाते हैं, आप लोगों के इदारों के बारे में कोई कैंपेन नहीं चलाई जाती, ना औरतों को अवेयरनेस दी जाती है कि आप लोग अपने हक के लिए बाहर निकलें? नहीं, हमारी कैंपेन जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे पूरा जो है पंजाब में हम कवर कर रहे हैं 36 ज़िलों में, और पूरे एक ज़िले में 4 दिन हमारे वहाँ पे होता है जो कंसर्न NGO हमने हायर की हुई, और हम खुद भी जाते हैं वहाँ पे। पहले दिन वो कोऑर्डिनेशन करते हैं सारे अदारों के साथ, सरकारी अदारों के साथ। दूसरे दिन वो डिफरेंट प्राइवेट अदारों में वॉलंटियर्स हायर करके उनको भेजते हैं, इवन फैक्ट्रीज़ में, बैंक्स में, कि वो जाके वहाँ पे बताएं इस लॉ के बारे में और ख़वातीन को बताएं, वर्कर्स को, कि ये लॉ मौजूद है, और ये इंश्योर करें कि वो इंक्वायरी कमेटीज़ बने वहाँ उन अदारों में। तीसरे दिन फिर वो और इस तरह आउटरीच वगैरह के बाद फिर एक हमारा सेमिनार होता है जो काफ़ी एक्सटेंसिव सेमिनार होता है। मैं खुद भी जाती हूँ सेमिनार्स में। खाने पीने के लिए होता है? नहीं, सेमिनार्स में हम बाकायदा उनको मैं तो बड़ी एलैबोरेट प्रेजेंटेशन देती हूँ कि ये हमारा लॉ ये है। और जिस तरह इसी तरह अखबार में जो हमारी आज भी मेरा ख्याल है आप अखबार में आई हुई है, बहुत से पेपर्स में हमारी एडवर्टीजमेंट आई हुई है, क्योंकि हमने उसमें यही लिखा है कि ये अदारा करता क्या है, कि लॉ किस बारे में है, और हमारी कैंपेन चल रही है आजकल मंडी बहाउद्दीन में, कल मुझे वहाँ जाना है फॉर एग्जांपल। तो ये इस तरह हमारी जो जितने रिसोर्सेज में रहते हुए हम कर रहे हैं वो डेफिनेटली। मैं फौजी मैडम से बात पूछ रहा हूँ। फौजी मैडम, आप ये बताएं कि हमारे 36 ज़िला हैं पूरे पंजाब के, उसमें कई इलाके ऐसे हैं जिनमें वो टीवी और ये अखबारात और इन चीज़ का तस्वर भी नहीं है वहाँ पे, जैसा कई छोटे छोटे गाँव हैं, और आप वहाँ पे आप लोगों ने कौन सी ऐसी कैंपेन चलाई है जिससे वहाँ के लोगों को जो है, और ख़ास तौर पे औरतों को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया?
अब वैसे तो पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज्यादा इलाके रह गए हैं जिधर टीवी नहीं, अभी भी कई जगह बिजली नहीं आ रही, इसको यू विल बी सरप्राइज। और दूसरी बात है, मोबाइल तो हर जगह ही चला गया ना। 110 मिलियन यूजर है इस वक्त, 180 मिलियन में से 110 मिलियन, यानी कि जो भी जवान आदमी है उसके पास मेरे ख्याल से मोबाइल तो ज़रूरी है। तो मोबाइल के ज़रिए भी जिस तरह अभी 3 लाख मैसेजेस हमारे ये कि अगर आपको मालूमात लेनी हो या शिकायत दर्ज करानी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर दें। नंबर भी आसान से 1043 उसके ज़रिए। मगर आप सही कह रहे हैं कि अभी बहुत आगाही देने की ज़रूरत है। और आपने ये भी सही कहा कि इस कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एम्फसिस होता है। इस मेरे ख्याल से ख़वातीन के इशू को अभी भी उतना जो प्रायोरिटी नहीं दी गई जो दी जा सकती है, जिसे कहते हैं ना इमरजेंसी बेसिस पे। जिस तरह आई एग्री कि कुछ चीज़ों की आगाही रोज़ हर रोज़ हुकूमत के भी वसाइल से आती है, लोगों का भी उसके ऊपर बड़ा मीडिया बड़ा कवर करता है उनको, तो हमें उस तरह की इम्पोर्टेंस अभी भी नहीं मिली। मगर फिर भी हमारी कोशिश, जैसा फखंदा ने भी कहा, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा फोकस खाली लाहौर और पिंडी और मुल्तान बड़े बड़े शहरों के लिए ना हो। मेरी तो जी मैं आपको बताऊं मॉनिटरिंग विजिट्स होते हैं तमाम शहरों में जाके। मैंने तो स्टार्ट ही साउथ पंजाब से लिया था, जिसमें बहावल नगर, भावलपुर, राजनपुर, रहीम यार खान, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, लिया, वो सारे पहले, लोधरा, वो सारे मैंने पहले कवर किए थे ताकि वहाँ पे लोगों से जाके बात हो सके, पता चला जा सके, वहाँ के सारे जेल विजिट हों, देखें औरतों का हाल क्या है। और आपको एक और बात बताऊँ, तब्दीली थोड़ी सी इस सिलसिले में आ चुकी हुई है इस तरह से कि आज ही कोई मुझे बता रहा था कि सरगोदा को कोई चक है, कोई पुराना सा मतलब बहुत अंदरून किस्म का, तो वहाँ पे वो चौधरी कहने लगा कि औरत की कोई कंप्लेंट आई तो उसने कहा कि अभी देखेंगे, कोई इग्नोर किया तो उसको वो आदमी कहने लगा कि चौधरी साहब सुनिया है कि हुण औरतां जड़ियां ने वो अगर उन्हां दी सुनो ना तो गवर्नमेंट बड़ा एक्शन लैंदी है। तो कुछ ना कुछ आगाही आ चुकी भी है। कुछ ना इन चीज़ों को भी हैंडल वडेरे वगैरह ही करते हैं, मतलब उनके अंडर होता है। वहाँ पे कोई औरत कंप्लेन लेके जाती है तो वो भी मतलब कि आपस में बातचीत करके ख़त्म कर देते हैं, मतलब उसकी कोई बात नहीं सुनता। जो इन नॉन फॉर्मल और नॉन ऑफिशियल फोरम्स हैं उन पे तो यही होता है। मगर देखें, अब जिस तरह मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ हेल्पलाइन का, ये एक ऐसा फोरम है कि आप उसका फ़ोन उठाएं और चाहे आप कच्चे के इलाके में रहते हो, राजनपुर के, या आप फोर्ट मनरो में रहते हैं, आप फ़ोन तो कर सकते हैं ना। और फिर की टाइमिंग ये क्यों है कि मंडे से सिर्फ सैटरडे? नहीं जी, हेल्पलाइन 24/7 है, 24 घंटे पूरा हफ्ता, मतलब पूरा महीना, वो हर वक्त है। पहले हमने स्टार्ट की थी, जब कोई चीज़ शुरू होती है तो हमेशा थोड़ी सी पायलट होती है ताकि देखें कि चलेगी कैसे, लोगों को ट्रेनिंग्स देनी होती हैं, रिस्पॉन्सेज बनाने होते हैं। अब हेल्पलाइन 24/7। तशद्दुद की जो वाक़यात हैं इसमें कमी नहीं नज़र आती, इजाफा ही होता नज़र आता है, इसकी क्या वजह है? उमर साहब, तशद्दुद के वाक़यात में हमें नहीं पता कंक्लूसिवली कि इजाफा हो रहा है कि या कि रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है, क्योंकि पहले एक हमारा कस्टम कल्चर का हिस्सा था कि मार खाओ और चुप करो। अब लोग ज़्यादा इसको ऐब समझना शुरू हो गए हैं, बोलना शुरू हो गए हैं। तो मुझे तो लगता है कई दफ़ा कि ये अच्छी बात है कि अब औरतें ज़्यादा निकल के आती हैं, बताती हैं, मीडिया उनको पिकअप करते हैं, हमारे जैसे इदारे पिकअप करते हैं, तो शायद तशद्दुद में ज़्यादती ना हुई हो, सिर्फ रिपोर्टिंग में ज़्यादा जैसे जैसे तालीम बढ़ रही है ख़वातीन की, वो काम भी ज़्यादा करना शुरू हो गई हैं फॉर्मल सेक्टर में। पहले तो इनफॉर्मल सेक्टर में तो काम करती हैं ख़वातीन, जैसे कि गाँव में ख़वातीन काम करती हैं, लेकिन वो तो उस तरह लॉ में हमारे कवर्ड नहीं है। बट जो फॉर्मल सेक्टर में ख़वातीन काम कर रही हैं तो जाहिर है फिर उस लिहाज से नज़र भी ज़्यादा आता है कि कंप्लेंट्स जो हैं वो भी ज़्यादा होंगी और इस तरह के वाक़यात भी ज़्यादा होंगे। पंजाब की 11 करोड़ के लगभग आबादी है, उसमें से 6 करोड़ तो तकरीबन औरतों की है ना, तो उसमें आप बताएं ना कि ख़वातीन के देखें जी, मैं कहती हूँ कि ख़वातीन को जब तक अपनी ये ख्याल ना हो कि हमें आगे निकल के काम करना है और ऐसी चीज़ों से घबराना नहीं है, और ये कि ऐसे फोरम अब मौजूद हैं, हेल्पलाइन है, हमारा अदारा एक स्पेशल अदारा है वर्किंग वीमेन के लिए, जहां हम कंप्लेंट्स लेके जाएं और हमारी सुनी जाएगी। और फिर ये कि ये एक तरह से डिटरेंस भी है, एक मैसेज जाता है दूसरे उनके कॉलीग्स को कि अगर ये इस तरह की इवन छोटी सी भी ख़वातीन को की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है या उनके खिलाफ एक डिमीनिंग एटीट्यूड है वो भी अब कॉग्निजेबल है। तो मेरा ख्याल है कि एक डिटरेंट भी है ये एक लॉ ऐसे एटीट्यूड के लिए, ऐसे माशरती रवैये। अक्सर ऐसा भी तो होता है कि ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े जो लोग होते हैं वहाँ पे जो काम करने वाली औरतें जब कंप्लेन लेकर आती हैं तो या इन इदारों के भी बड़े बड़े लोग आपस में मिले होते हैं, तो आपस में ही वो बातचीत खत्म कर देते हैं कि मतलब नहीं, मतलब कई ऐसी शिकायत रजिस्टर्ड ही नहीं होती। हाँ नहीं, जाहिर है जी, हर देखे क्राइम तो पूरा तो यहाँ रिपोर्ट होता नहीं पाकिस्तान में। ये तो नहीं हम कह सकते कि 100% क्राइम, इवन बड़े बड़े ग्रेव जो क्राइम होता है वो भी कई दफ़ा नहीं रिपोर्ट होता। तो ये चीज़ें कई दफ़ा ये हमारे अपने जाहिर है कि एक सोशल
टेबूज हैं कि ख़वातीन सामने नहीं आना चाहती कि अगर हम ये ऐसी कंप्लेंट लेके जाएंगे तो घर वाले कहेंगे अभी नौकरी छोड़ के घर बैठ जाएं आप, या ये होगा कि एक अखबार में कोई खबर लग जाएगी तो बदनामी होगी। तो ये चीज़ें हैं और ये उनको कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता दिलाना है हमारा वो तो आपके दायरे का काम है ना, कॉन्फिडेंस में लेना। तो कॉन्फिडेंस हम इस तरह दिलाते हैं, ये इस आगाही प्रोग्राम के तहत ये कि कंप्लेंट आप लेके आएँ। आप अगर आज भी हमारी ऐड देखें तो हम उसमें यही हमारा मैसेज होता है कि एक अदारा मौजूद है, आपके अपने अदारे में भी ये इंश्योर करें कि इंक्वायरी कमेटीज़ मौजूद है, और अगर नहीं है तो हमें शिकायत करें और अपनी डायरेक्टली भी शिकायत हमारे पास ऐसी किसी सिचुएशन की लेके आएँ। आपको पता है कि ऐसी छोटे से यानी कि एक डिमीनिंग एटीट्यूड जिस पे आपके कोई ऐसा रिमार्क पास कर दिया हो आपके किसी कोलीग ने, तो वो भी कॉग्निजेबल है और उस पर सज़ाएँ भी हुई हैं। बेशक बहुत बड़ी सज़ा उसमें नहीं होती, और जो हमारी सज़ाएँ हैं वो चूँकि ये मुलाजमत पेशा ख़वातीन के लिए है, ये स्पेशली लॉ बना हुआ है, और जो सज़ाएँ हैं वो भी उनके कोलीग्स या उनके बॉसेस के ख़िलाफ़ होती हैं। तो वो सारी इसी तरह की हैं जैसे कि एक जॉब के मुतालिक ही सज़ा है उनकी, यानी उनकी डिसमिसल फ्रॉम सर्विस तक जो उनकी जो सबसे बड़ी सज़ा है वो डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये चाहेगा कि वो यानी नौकरी से हाथ धोना कोई एक छोटी सज़ा नहीं है, प्लस उनको फ़ाइन और कंपनसेशन उसके अलावा हो सकती है। अच्छा फरहाना मैडम, जो पंजाब हुकूमत की तरफ से 32 अरब की रकम जो है ख़वातीन के फलाह बहबूद के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए दी गई है, तो आया कि आपके इदारे को कितना बजट मिलता है जिससे आप ख़वातीन की जो है मदद करती हैं? देखिए हमारा एक दो किस्म के बजट होते हैं, आपको जैसे मालूम होगा कि एक डेवलपमेंट बजट है, एक नॉन डेवलपमेंट। नॉन डेवलपमेंट में तो हमारे जो रोज़मर्रा के हमारे रनिंग एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो हमारी तनख्वाहें हैं हमारे स्टाफ की वो जाती हैं और रूटीन की चीज़ें होती हैं। दूसरे जो है डेवलपमेंट बजट हमें अराउंड 7 करोड़ हमें मिला था, जिसके तहत हम ये सारी आगही की मुहिम चला रहे हैं। वो एक डेवलपमेंट स्कीम है हमारी, और वो हमें अभी जो कमिंग ईयर है उसमें दोबारा से 3 करोड़ हम उसमें से जो है अब खर्च करेंगे। आधा हमने खर्च कर दिए और आधा हम आने वाले साल पर। ये दारुल अमान में आने वाली औरतों को तहफ़्फ़ुज़ कैसे दिया जाता है? जब दारुल अमान के अंदर पहुंच जाती हैं तो फिर तो सीरियस सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं बाहर। लेकिन उनके बारे में ये कहा जाता है कि मतलब जब वो काम करने निकलती हैं या रोजगार के लिए वो कुछ कहती हैं तो गलत काम उनसे कराए जाते हैं, इसके लिए उनको फोर्स किया जाता है। मतलब इस दारुल अमान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो औरतों को गलत कामों के लिए मजबूर करते हैं। यकीनन कुछ जगहों पे होता है, मगर अब बहुत बेहतरी आई। आज मेरे से कोई सवाल कर रहा था कि दारुल अमान के हालात क्या हैं, तो अभी मेरे इदारे ने एक फौजिया का दारुल अमान में होने वाले ख़वातीन पर मुज़ालिम और तशद्दुद के बारे में मज़ीद बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। फौजिया, आप हमें ये बताएं कि जो दारुल अमान में आने वाली बच्ची हैं, ख़वातीन हैं, उन पे जो तशद्दुद हुआ जाता है और लोग उनके साथ गलत इस्तेमाल करते हैं, उस बारे में आपका कानून और आपका अदारा चुप करके बैठा हुआ है, इस बारे में हमें कोई तफसील बताएं। मैं ये बता ये रही क्योंकि आपका अदारा खास तौर पर चेक एंड बैलेंस करने के लिए करते हैं। और अभी हमने एक बड़ी सीरियस किस्म की रिसर्च की है, तहकीक की है। तमाम जो पंजाब में 35 दारुल अमान है इस वक्त, सब में जाके तमाम की ऑपरेशंस देखें, पॉलिसियाँ देखी हैं, काफ़ी बेहतरी आई है दारुल अमान में। आज से 10 साल पहले जो दारुल अमान थे वो अब नहीं रहे हैं। उसकी वजह 2 है। पहली वजह मेरे ख्याल से, और जो अहम वजह वो ये है कि अब लोगों ने भी इसके बारे में आवाज़ उठानी शुरू की है और शोर मचाना शुरू किया है। तो आपकी सिविल सोसाइटी की जो तंजीमें हैं, अब वो उन्होंने इतना ज़्यादा दारुल अमान पे काम किया और इतनी स्पॉटलाइट उसके ऊपर डाली है कि अब उस पुराने तरीके से चीज़ें चल नहीं सकती। दूसरी बात ये, हुकूमत को भी ये अंदाज़ा हो गया हुआ है कि लोगों की भी उन पर नज़र है, औरत एक शहरी है, उसका तहफ़्फ़ुज़ इनका है, फ़र्ज़ है, तो हुकूमत ने भी बेहतरी आई है। तो अभी जब हमारी जो रिसर्च से पता ये चला है कि प्रोसीजर्स बेहतर हो गए हैं, बहुत बेहतर हो गए हैं, सिक्योरिटी बहुत बेहतर हो गई है। 2 दारुल अमान से हमें ये रिपोर्ट आई है कि कुछ ऐसे मसाइल थे। बाकी जो 33 दारुल अमान है उनमें हमें किसी किस्म का इस तरह का मसला नहीं नजर आया, क्योंकि वाकई में ये होता है कि दारुल अमान में जब औरत पहुंचती है ना, तो कोर्ट जनरली उसको बाउंड कर देता है, उसके अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो बाहर ना निकले। जिसका मतलब है जो पहले औरत काम कर रही है वो काम अपना कंटिन्यू नहीं कर सकती, और जिसको आपने मुलाजमत दिलानी है वो रोज़ जाके कहीं ट्रेनिंग ले ले या कहीं शुरू कर दे काम, वो नहीं कर सकती। इसी मजबूरी को और इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इस दफ़ा कमीशन ने एक स्कीम ये दी है कि उन ख़वातीन को लेके आए जो तशद्दुद का शिकार हुई हों और अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हूँ, जिनको मगर जान का ख़तरा ना हो, क्योंकि फिर वो जान का ख़तरा हो तो बाहर निकलेंगी तो मारी जाएंगी। तो उन ख़वातीन को एक 30 या 40 या 50 औरतों को लेके यहाँ पे लाहौर से स्टार्ट करके उनको हुनर दिए जाएँ,
उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया जाए, काउंसलिंग की जाए और उसके बाद उनको मुलाजमत के मौके फराहम किए जाएँ ताकि वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाए और फिर जाके उसके बाद वो साल के बाद वो अलग कहीं रह के अपना मकान लेके, अब चाहे बेशक मिलके ही ले लें। शादी ब्याह कराना बहुत ज़रूरी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमारी काफ़ी आबादी काफ़ी बढ़ चुकी है इसमें, मगर खैर जोक्स मतलब मजाक अपनी जगह। हमारे लिए जो प्रायोरिटी है वो शादी ब्याह नहीं है, हमारे लिए प्रायोरिटी ये है कि आपकी शादी जो हो वो खुशहाल हो, और अगर नहीं है तो आप अपने पाँव पे खड़े हो सकें ताकि आप किसी के रहमो करम पे ना बैठे। कुछ ऐसे भी तो होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, उनका तो होता है ना कि उन्होंने करनी है शादी, फ्यूचर बनाना है, उसके लिए सोशल वेलफेयर की ज़कात और खास तौर पे पैसे देता है इस काम के लिए। हमारा काम जो है ना बाइख्तियारी है, उसकी कोई छोटी मोटी ज़रूरत पूरी करना बाइख्तियारी नहीं होती। बाइख्तियारी ये वो कहते हैं ना कि एक इंसान को अगर आप उसकी भूख मिटाने के लिए, अगर आप उसको एक मछली दे देंगे तो एक दिन के लिए उसकी भूख ख़त्म हो जाएगी, मगर आप उसको अगर मछली पकड़ना सिखा देंगे तो सारी ज़िंदगी के लिए उसकी भूख ख़त्म हो जाएगी। तो आप बाइख्तियारी करवाते हैं हम यहाँ पे। तो ये जो तेज़ाब जिन पे फेंका जाता है उन ख़वातीन के लिए, वो तो चलो ठीक है, उनको सज़ा मिल गई आदमियों को जिन्होंने इस तरह का काम किया है, तो वो जो ख़वातीन जो जिन पे ये विक्टिम का जो शिकार होती हैं, अब उनकी सर्जरी के लिए, उनके मेडिकल इलाज के लिए भी पंजाब हुकूमत ने कोई फ़ंड रखा है कि वो ग्रेविटी को समझते हुए पंजाब हुकूमत ने इसको एक प्रायोरिटी इशू बनाया था 2012 में। इसके लिए एक फ़ंड की अनाउंसमेंट हुई थी ताकि वो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी जिसे आप कहते हैं ना, उनकी बहाली के लिए, जिस्मानी बहाली के लिए काम किया जा सके। तो है, मगर मेरे ख्याल से शायद ज़रूरत बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की है, अभी उतने लेवल पे नहीं आए, मगर इस पे इशू पे फोकस शुरू हो गया। एक और इसकी रोकथाम भी बड़ी ज़रूरी है ताकि फ्यूचर के वाक़यात ना हो। तो उसके लिए वो एक पंजाब में रूल्स में चेंजेस आई हैं कि तेज़ाब की सेल और परचेज़ उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, मगर अभी भी तेज़ाब लेकिन एक और है कि आपकी एक्ट की वजह से या सजाओं की वजह से इसमें कमी आई है, लेकिन बिल्कुल कमी आई है। साथ साथ ये भी हो गया है कि जो ख़वातीन है जो तशद्दुद होता है उनका गला दबा दिया जाता है, उनकी लाशों को जला दिया जाता है, इसके वाक़यात में ज़्यादा इजाफा हुआ है। देखिए, अब हमारे पास कोई बाकायदा तहकीक नहीं है टू टेल अस कि जिन औरतों को पहले तेज़ाब से जलाना था अब उनको मारा जा रहा है, क्योंकि औरतें मारी तो पहले भी जा रही थी, तो अब हमें क्या पता कि ये तेज़ाब को कंट्रोल करने की वजह से हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ, अब उसको रोकने की भी ज़रूरत है, या गैरत के नाम पे कत्ल है उसको रोकने की भी ज़रूरत है, मगर फिर बहुत सारी चीज़ें आड़े आ जाती हैं। जहनीत जो है ना, सोसाइटी की जहनीत जो हम 2000 साल से जिस जहनीत के साथ चले आ रहे हैं कि औरत एक, पहले तो आपको पता है कि औरत एक असासा थी, एक प्रॉपर्टी थी किसी की, कि वो आदमी डिसाइड करता था कि उसने उसके साथ क्या करना है, वो खुद प्रॉपर्टी ओन भी नहीं कर सकती। खाली पाकिस्तान या ईस्ट में नहीं, मगरबी ममालिक में भी औरत प्रॉपर्टी नहीं ओन कर सकती थी, औरत मिल्कियत थी एक आदमी की। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे भी चीज़ें चेंज हो रही हैं, हमारे मुल्क में भी चीज़ें बहुत तब्दीली आई है। आपके सामने फरखंदा बैठी हैं, मैं बैठी हूँ, आप बैठी हैं, ये मेरे ख्याल से तब्दीली की निशानी है। ये चीज़ें सारी लॉन्ग टर्म, कुछ चीज़ें तो हुकूमत जो है शॉर्ट टर्म मेजर्स जैसे लॉ पास हो गया वो, और उसको इम्प्लीमेंट करवाना हुकूमत का काम है, उसके लिए अदारे बनाना हुकूमत का काम है। वो एक फौरी तौर पे आप एक चीज़, एक फिनोमेनन सामने आया, आपने उसके साथ डील किया। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि माशरती आपके रवैये हैं, वो तो चेंज होते होते टाइम लगता है। उसके लिए आपकी एजुकेशन, आपका एक जो एक थोड़ी सोच में तब्दीली जो है वो बहुत आहिस्ता, वो एक तरह लॉन्ग टर्म होता है, उसको आप फौरी उससे आपके बेनिफिट्स नहीं हो सकते। हमें किस तरह की एजुकेशन देनी है, एजुकेशन में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जेंडर स्टडीज़ ख़वातीन की घर के अंदर ही रहती है, पढ़ी लिखी भी नहीं होती, उनको तो अवेयरनेस ही नहीं होती कि हमारे हकूक़ क्या हैं, क्या हो गया। देखिए, अभी आज से अगर आप 30-35 साल पहले जाएँ तो टीवी था ही नहीं सिरे से, जब ज़ाहिर है PTV फिर शुरू हुआ, देन अदर चैनल्स, और अब FM रेडियो है, ये मोबाइल सिस्टम का सारा नेटवर्क है, तो चीज़ें चेंज हुई हैं डेफिनेटली। और जैसे कि ख़वातीन आप देखेंगे कितनी हैं जो एजुकेशन में सामने आई हैं, बहुत ब्राइट हैं, आगे बढ़ी हैं। बहुत से ऐसे जो प्रोफेशन है जिनमें पहले कभी ख़वातीन आना भी नहीं सोच सकती थी, अब वो आती हैं उसमें, जैसे कि इवन कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, और बड़े बड़े मुश्किल एयरफोर्स में हैं, फाइटर पायलट्स हैं, क्या क्या नहीं बन गई। तो चेंज तो आया है, बट ओवरनाइट चेंज वैसे भी नहीं आता। और चूँकि हमारे ज़रा एक बहुत एक सेट है, माइंड सेट बहुत ही जो डीप सेट कहना चाहिए है, तो उसको चेंज होते हुए तो बाहर हाल आप देखें कि एजुकेशन एक पूरी, एक एजुकेशन सिर्फ ये नहीं कि स्कूलों कॉलेजों में आप क्या पढ़ते हैं, बल्कि वो भी है जो कि आप अपने मीडिया के थ्रू भी देते हैं। आप मीडिया के थ्रू बल्कि पब्लिक सर्विस मैसेजेस के तौर पे चलाएं इनको, जैसे हमारे अदारे हैं, ये अदारे हैं,
कि ये एक अगर इसीलिए आपको बुलाया गया कि आप बताएं ना आके ख्वातीन के लिए क्या कर रही हैं। वही कह रहे कि आप नहीं, उसके अलावा भी एक रेगुलर अगर कभी कभी एक छोटा सा सेगमेंट ये रख लें कि जी ये इस तरह के अदारे बने हुए हैं और ये काम कर रहे हैं और ये लॉ आ गए हैं, तो ये एक अच्छा। लेकिन और एक बात बताएं मोहतरमा आप कि जो इतने भी हमारे एक्ट पास होते हैं या कोई नया आता है कोई इसमें असम्बली में, पंजाब असम्बली में, इस पर तनकीद बहुत होती है, इसकी कोई खास वजह मर्दों को इनसिक्योरिटी है ना कि अगर खवातीन शायद बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी, शायद ये हमारी पोजीशन चैलेंज कर रही हैं। अब जैसे कि हमारे पे तो खास इतना एक्ट पे चूंकि वर्किंग वीमेन का हरासमेंट वर्क प्लेस पे वो तो कोई ऐसा उस पर नहीं आया रिएक्शन, लेकिन ये जो वायलेंस है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेंस ऑफ वीमेन जो एक्ट नया था, उसके ऊपर हुई है क्रिटिसिज्म। और उसके बेसिक तो यही वजह है कि जो मर्द हैं वो समझते हैं कि शायद उनको एक तरह से करके कॉर्नर किया जा रहा है इससे, या खवातीन को ऐसे हुकूक देते हैं, गुलामी में रखना चाहते हैं, घर का सिस्टम सारा अपसेट हो जाएगा। जो मैंने तबसरे वगैरह पढ़े हैं, क्योंकि हमारा तो नहीं अदारा इसको डायरेक्टली डील करता, लेकिन जो यही लगता है कि उनको इसके बारे में पूरी आगाही नहीं है। वो समझते हैं लॉ कोई नहीं पढ़ता, मैं आपको बताऊं, लॉ पढ़ता नहीं, और पहले से ही एक हवा पहले हालांकि मर्दों की बजाय औरत पे भी तशद्दुद कर सकती है। देखिए सारी दुनिया में रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगता है जब भी खवातीन को अपने किसी भी शख्स से खतरा होता है, उसको जान का या उसको किसी किस्म के नुकसान का खर्चा होता है, तो वो कोर्ट में जाके एक रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेते हैं कि जी इस दायरे में ये मर्द नहीं आ सकता, इस खातून के करीब नहीं आ सकता। और यहाँ पे अगर वो कोई इस तरह का, वो भी कोर्ट के थ्रू होना है ट्रैकिंग सिस्टम, तो वो उसी तरह की एक चीज़ है ना कि अगर किसी से बहुत खतरनाक कोई एक रिलेशनशिप ऐसी से स्टेज पे पहुँच गई है कि वो खातून को उससे जान का खतरा है या कुछ ऐसा है, तो वो एक तरह से रिस्ट्रेन किया जाना ना कि वो चीज़ वो ना कर सके। वैसे भी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको पता ही है हमारा जो कानून है औरतों के खिलाफ तशद्दुद की रोकथाम के लिए, ये कानून पंजाब से पहले सिंध ने 2013 में पास कर लिया था। और उन्होंने ना, लेकिन जितना बुरा हाल सिंध में भी है उसका शायद आपको अंदाजा भी नहीं है। नहीं जी, मुझे तो बिल्कुल अंदाजा है, मैंने सिंध में भी काम किया हुआ है, मगर आप सही कह रहे हैं बहुत बुरा हाल है। मैं कह कुछ और रही थी, मैं कह रही हूँ सिंध ने 2013 में पास किया, बलूचिस्तान ने 2014 में पास किया, किसी को बिल्कुल आवाज़ ही नहीं निकली किसी की। यहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स की नज़र हो गया, कुछ टाइमिंग का मसला हो गया, क्योंकि हमेशा अक्सर जो है ना सियासत वो ख़वातीन के ऊपर बहुत खेली जाती है, क्योंकि वो जनरली समझा जाता है कि कमज़ोर सिन्फ है तो ये ले लेंगी, वनरेबल है ये ले लेंगी, जिसकी वजह से ये हुआ। वरना तो कानून सीधा सीधा कहता है कि औरत को जो है मारना एक जुर्म है और ये नहीं करना चाहिए, और पहले उसमें मसालियत की गुंजाइश रखी गई है। मेरे ख्याल से किसी जी होश इंसान को ये कहने में कोई आर नहीं होगा कि हाँ वाकई किसी को, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, उसको मारना बुरी बात है और ये नहीं होना चाहिए। और हाँ, अगर मामला हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उनकी मेरे ख्याल से सेपरेशन भी हो सकती है, मगर लोग उसको उस तरीके से नहीं देख रहे। वो ये इस तरीके से देख रहे हैं कि औरत को मारते जाओ और वो चुप करके मार सहती रहे और इस तरह मुआशरा चलता रहे। कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक फंडामेंटल राइट तस्लीम किया गया है, डिग्निटी ऑफ पर्सन। वैसे अभी रिसेंटली अभी और भी बहुत सारे कवानीन पास हुए हैं, और फॉर्चुनेटली फॉर अस सारों पे तनकीद नहीं आई है। इस पे ज़्यादा ही, जिस तरह के मिसाल के तौर पे पंजाब में इस वक्त लड़की की जो कम से कम उम्र है शादी की वो 16 साल है और लड़के की 18 साल है। इससे कम उम्र शादी करना कानूनन जुर्म है, और उसके लिए सज़ाएं थोड़ी सी सख्त की गई हैं। निकाह ख्वाह के लिए भी, निकाह रजिस्ट्रार के लिए भी सज़ा रखी गई है। लेकिन इस मौके पे जो यूनियन काउंसिल्स हैं जो बनी हुई हैं, वो अपना काम सही तरीके से नहीं करती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने तो पट्टा उठा के रख दिया इस मुल्क का भी। इसीलिए फिर इस दफ़ा हमने ये सोचा है कि जो एक तो निकाह रजिस्ट्रार और दूसरे यूनियन काउंसिल के जो ऑफिशियल है ना, उनको बिठा के समझाया जाए कि कानून ने तुम्हारी ये जिम्मेदारी लगाई है, तुम अपनी सजाएं देना सबसे पहले वहां से शुरुआत करें। उनकी सजा है कानून में। अब ना ये तो मजे की बात है कि उनके लिए कानून में सजा रखी गई है, मगर उनको लॉ का ही नहीं पता अभी तक। तो वो फिर इसलिए हमने तो इस दफ़ा यही प्लान किया है कि 50,000 जो यूनियन काउंसिल ऑफिशियल्स हैं, निकाह रजिस्ट्रार समेत, उनकी जिम्मेदारियां उनको समझाई जाए और फिर उसके ऊपर उनको अकाउंटेबल बनाया जाए कि वो कर रहे हैं। अब तो तुम्हें अब बता दिया ना, तो अब वो कर रहे हैं कि आप नहीं कर रहे। वहाँ पे इन्फ्लुएंस है, उनको ट्रेन या उनको एजुकेट करना मुख्तलिफ लॉज पे और ख़वातीन को बहुत ज़रूरी है। और फॉर एग्जांपल जो बांग्लादेश है, उन्होंने अपना पॉपुलेशन वेलफेयर प्रोग्राम जो है और पॉपुलेशन रेट, ग्रोथ रेट कैसे कर्टेल किया, ज़्यादा उन्होंने इस पर भी फोकस किया कि जो मौलवी हैं जो कि ख़वातीन या वहाँ गाँव के लोगों को मुख्तलिफ चीज़ें बताते हैं इस बारे में, तो वो उनको पहले समझाया जाए कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, तो उससे एकदम उनका ग्रोथ रेट जो है वो। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो उन्होंने बात कर देनी है, अवाम ने तो उनकी बात माननी है, जो भी यूनियन काउंसिल है जो मर्जी कहते रहे।
छोटी सी बच्ची की शादी बाबे से कर दो, उसको कोई कुछ नहीं तो कानूनन जुर्म, अगर आप कानूनन जुर्म में कानून का इतलाक जो है ना वो मसला होता है। देखिए हमारी यही बात है कि जो वहाँ के लोग हैं या सिविल सोसाइटी और वहाँ के खास तौर पे रेजिडेंट्स, उनको भी रिपोर्ट करनी चाहिए। अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है उनकी नेबरहुड में तो वो उन्हें आके रिपोर्ट करना चाहिए। बड़े बड़े शहरों में तो कोई पूछता नहीं है ना, मतलब यहाँ तो वैसे ही ऐसी चीज़ें कम ही है ना होने के बराबर है। जो गांव वाले इलाके हैं ना, वहाँ पर ये इस किस्म के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आते हैं और वहाँ पर आसपास के लोग भी चुप रहते हैं इस मामले में। देखिए लॉ तो बनाने ज़रूरी हैं, लॉ प्रिवेंट करने के लिए ऐसी चीज़ों को लॉ पहले सबसे पहला स्टेप है कि आप लॉ बनाएं। जब लॉ होगा तो आगे फिर बाकी चीज़ें जो हैं वो दे फॉल इन प्लेस। तो ये मगर यहाँ पे भी होते हैं, आपको पता है पिछले साल एक आदमी सऊदी अरेबिया से आया और उसने लिखवा लिया अपने साले से भी और अपने भाई से भी शायद कि अगर मैं अपनी बीवी और बेटियों को मारूंगा तो तुम मुझे कुछ नहीं करोगे या माफ़ कर दो, क्योंकि वली फिर वो हो जाता है। तो उसने क्या किया, कोल्ड ब्लड में अपनी 2 बेटियों और अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। किस बात पे कि उसकी वो सऊदी अरेबिया में काम करता था कि उसकी बेटी जो है वो बाहर जाती थी, मतलब चाहे वो बुरे काम के लिए शायद नहीं जाती, उसका ख्याल था कि वो सऊदी अरेबिया में होगा तो वो बिल्कुल अंदर ही बैठ के बंद, घर के अंदर ही बंद होकर रह जाएंगी। तो उसने वो लिखवा लिया। अब कानून की आप देखें कि कितनी ज़्यादा ये बेइज्जती है कि आप लिखवा के कहेंगे नहीं अब तो मैं मुबर्रा हूँ कानून से क्योंकि मैंने ये लिखवा लिया इनसे। खैर शुक्र है कि वो पकड़ा गया। फिर आपको पता है 2014 में एक औरत लोगों को तो खुले आम कटहरे में जो मारना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को अंजाम नजर आए। मगर आपको पता है ना लाहौर हाई कोर्ट के सामने 2014 में एक औरत को पत्थर मार मार के उसका सर लाहौर हाई कोर्ट के सामने कुचल दिया गया क्योंकि उसने अपनी पसंद की शादी की थी। पुलिस कई दफा वैसे ही डर के मारे, वो तो सामने नहीं आती। असल में ये होता है कि मेरा ख्याल है कई जगहों पे ये भी पुलिस इतनी वेल इक्विप्ड नहीं होती जितने दूसरे लोग वेल इक्विप्ड होते हैं। हाँ ये भी है अपनी जान। हम यहाँ पर मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे लेकिन मिलते हैं आफ्टर एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ये वाइट रिबन कैंपेन क्या है और इसका क्या मकसद है? जो कि मर्दों को औरतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद में एक रोल देते हैं और उनको साथी बनाते हैं ताकि औरतों के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाएं, तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। इस इदारे को यहाँ लाहौर में ही बेस्ड है, उमर साहब हैं वो चला रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा क्लोजली कोलैबोरेट करते हैं। नेशनल कमीशन के साथ भी उन्होंने काम किया, हमारे साथ भी काम किया ताकि आगाही दी जा सके तशद्दुद के ख़िलाफ़ जो कवानीन आए हैं या जो भी मेजर्स लिए गए उनके। अभी बल्कि 2015 के दिसंबर में एक 16 रोज़ मुहिम होती है जो कि बैनुल अक़वामी है और वो होती है कि आवाज़ उठाएं, औरतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं या और आगाही दें। तो वाइट रिबन के साथ मिलकर ही हमने बल्कि पंजाब के हर तहसील के कॉलेज में कराया, सेमिनार्स कराए ताकि लड़कियों के भी और लड़कों के भी, ताकि लड़कों को भी समझ में आए। क्योंकि देखें सारे आदमी बुरे तो नहीं होते ना, मतलब आदमी और औरत, आदमी भाई भी है, आदमी अच्छे मियाँ भी हैं, आदमी जो है बॉस भी बड़े अच्छे होते हैं, कॉलीग्स भी बड़े अच्छे होते हैं, तो उनको अपना साथी बनाना बड़ा ज़रूरी होता है। और इस कैंपेन का और हमारा भी ये मकसद है कि उनको वो रोल दिया जाए ताकि वो तशद्दुद के खात्मे में अपना भरपूर, क्योंकि कल्चर आपको पता है ना, बलूचिस्तान में 4 औरतें 5 औरतें जिंदा दबा दी गई थी। तो एक हमारे हाजिर MNA थे, उन्होंने सेनेटर थे, उन्होंने कहा था कि ये तो हमारा कल्चर है, आप इसके ख़िलाफ़ क्यों बात कर रहे हैं। मेरे पास कंप्लेंट आई पिछले दिनों, लड़की की शादी हो रही थी, ज़बरदस्ती की शादी हो रही थी, तो उन्होंने कॉल किया, पुलिस ने भरपूर तावन किया। कुछ लॉ का भी था कि कानून पास हो चुका है, कुछ इदारों की भी डर होता है, मगर कोई किसी लेवल पे मुझे चेंज नज़र आता है, कुछ जगह पे नहीं भी नज़र आता। जिस तरह के गैरत के नाम पे कत्ल पे एक ज़िला मुझे पता है, मैं ख़ास तौर पे याद करूँगी, उसमें गैरत के नाम के पे कत्ल का एक्शन लिया गया और एक्शन इस तरीके से लिया गया कि कानून की जो ताज़ीरात पाकिस्तान है, पाकिस्तान PPC जो है, पाकिस्तान पीनल कोड, उसकी वो शिक इस्तेमाल की गई जिससे कि लाजमी सज़ा हो, और वो बड़ा एक मेरे ख्याल से इनोवेटिव काम है और वो बड़ा सपोर्टिव काम है, जो बिलीव करता था कि गैरत के नाम पे कत्ल नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरे को 200 केसेस ऐसे थे जिसमें वो 311 PPC 311 उसने लगाया, जिससे कि गैरत के नाम पे कत्ल को फसाद फिलर्स करार दिया जाए कि इससे मुआशरे में फसाद फैल रहा, खौफ व हरास से मिलते हैं। हम उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं हमने तस्वीर नहीं खिंचानी। जब उनको इंसाफ चाहिए होता है तो तस्वीर खिंचा लेते हैं, जब मिल जाता है तब तस्वीर नहीं खिंचाते। ये बड़ा मसला हो गया हुआ है। अब ये सारी ट्राइबल रवायात है ना, ये हमारे मजहब की तो कोई इससे गलत नहीं किया अभी तक। जो हमारे ट्राइबल खासतौर पे साउथ में और ये DG खान वगैरह के इलाके में बहुत से ट्राइबल कस्टम्स हैं,
तो उसको आप जो और जब चूंकि बनाने वाले भी मर्द हैं और उसको चलाने वाला भी जिरगा जो बैठता है, तो आप देख लें कि जिरगा किस किस का, अभी जो एबटाबाद पे किस्सा हुआ, किस किस्म के फैसले करते हैं जिरगे वाले। तो अब उस लड़की को जला दिया, माय गॉड, पता ही नहीं चलना था। मगर अब आप देखें कि ये फ़र्क आया कि 13 के 13 बंदे पकड़े गए। ये कैसा होगा तो हमारे मुल्क से काफ़ी हद तक चीज़ें तशद्दुद वगैरह ख़त्म हो जाएगा, पंजाब अगर ऐसा करे तो। अब कानून तो पास हो चुका हुआ है, अब अगर उसका इतलाक भरपूर होगा ना तो फिर तभी होगा कानून, क्योंकि कानून खाली पास इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसके अंदर ही मैकेनिज्म दिया होता है, कानून के अंदर मैकेनिज्म दिया हुआ होता है कि कौन से दफातर खोलने की ज़रूरत है, कौन से इदारे खोलने की ज़रूरत है ताकि वो उसको वॉच कर सकें। औरत अपनी कंप्लेन लेके जाती है तो आगे से तस्दील की जाती है, खास तौर पे घरेलू कंप्लेन लेके नहीं जाती वहाँ पर। देखिए हमारे यहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस भी नहीं है। अब एक अदारा जिसका एक पर्टिकुलर काम है, उसको कोई सुपरवाइज उस तरह से नहीं कर रहा कि अगर पुलिस में ये चीज़ उसकी जिम्मेदारी है तो उसको उसी अदारे के हायरार्की में ऊपर वालों को देखना चाहिए कि जी ये हमारे निचले लेवल पे ये कुछ हो रहा है या वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो कोई चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम्स इनबिल्ट होने चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली भी नहीं है। हम अगर सियासी जो है मफाद है वो खत्म करते हैं तो शायद इंसाफ बहुत राहत से मिल जाए। ये तो बात है, सही बात है। और जो इदारे हैं उन्हीं को फाल बना दें तो मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर काम हो जाएगा। मैडम आप हमें ये बताएं कि 2016-17 का आने वाला जो बजट है, इसमें आपने असम्बली बना के कितनी भेजी है वज़ीर आला साहब को, क्या आपको इतना बजट रिक्वायर्ड है? उसमें कोई 100 मिलियन के करीब रुपयों के करीब मांगा था और मैं बड़ी इम्प्रेस्ड हूँ कि हुकूमत ने मुझे सारा दे दिया उसके अंदर। और जो नॉन डेवलपमेंट बजट है जो मेरे अपने इदारे को चलाने के लिए, वो कोई 6 करोड़ से ज़रा ज़्यादा है। हेल्थ वाले अपना मसला नहीं समझेंगे तब तक औरतों को इंसाफ। फौजिया मैडम आप हमें ये बताएं कि जो हमारे जो कानून पास होते हैं, सजाएं भी दी जाती हैं, लेकिन इनका अमल जो है बहुत स्लो है। हमारी इस तरह की आम लोगों को अभी तक जो इंसाफ नहीं मिलता, और आपका दायरा कर क्या रहा है इस सूरत हाल में? वो तो खैर कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें चीफ मिनिस्टर तक से मदद नहीं मिलती कई दफ़ा, मगर ये है कि हम पूछते, हम जो SHO है उससे नहीं पूछते, हम उस लेवल से नहीं पूछते, हम IG से पूछते हैं। मेरा इदारा IG से पूछता है कि भाई आपके उस पुलिस स्टेशन पे औरत गई थी, उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ, आप बताइए, 10 दिन के अंदर रिपोर्ट दें कि क्या है। तो फिर यूजुअली जब IG के ऑफिस से जाता है लेटर या फ़ोन जाता है तो कुछ पूछगछ हो ही जाती है, कुछ तब्दीली भी आ ही जाती है। फरहाना मैडम हमें ये बताएं कि पाकिस्तान का जो दूसरे ममालिक के साथ माहदे हैं मुतसिब के ख़ास तौर पे, उसमें पंजाब हुकूमत क्या किरदार अदा कर रही है और आपका अदारा उस पर क्या अमल कर रहा है? इस वक्त फेडरल लेवल पे 5 अदारे हैं हर सूबे में। एक सूबाई मुतसिब का अदारा होता है जो मेल एडमिनिस्ट्रेशन को डील करता है, और एक हमारा अदारा जो ख़वातीन को वर्क प्लेस हरासमेंट के लिए डील करता है। तो ये सारे इनकी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, एशियन है, एशिया लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे, जिसके हम मेंबर्स हैं और बुलाया जाता है। और हमें जो हमारे अपने पाकिस्तान में जितने अदारे हैं वो एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। ये एक दूसरे को एक वक्तन मीटिंग्स भी होती रहती हैं। इवन जो ज़्यादा फेडरल लेवल वाले ज़्यादा एक्टिव हैं इसमें। फरहंदा वसीम अफजल, आपसे आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूँ और आपने एक जुमले में जवाब देना है कि आप अपने अदारे और अपनी कारकर्दगी से मुतमिन हैं? बिल्कुल, एक बड़ी मैं समझती हूँ कि काफ़ी फुलफिलिंग और सेटिस्फाइंग ये चीज़ है मुझे लगता है। मैं खुश तो बहुत हूँ, मगर मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। उम्मीद है आपको नहीं कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे सपोर्ट भी चाहिए। फौजिया वकार मैडम आपका और फरहंदा वसीम अफजल मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आए और आपने हमारे सवालों के जवाब दिए। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के इस प्रोग्राम से हमारी ख़वातीन को बहुत सी अवेयरनेस मिली होगी और वो अपने हकूक़ के लिए लाजमी आवाज़ उठाएंगी। अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल, नए गेस्ट नए इश्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।